अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोनसुल इस्लाम फ्रॉम स्काई क्लासेस बेटा राजबाग एंड परेपुरा। तो बेटा आज मैं ORCC का आपके सामने फिजिक्स का कोर्स क्लास 11th के लिए लाया हूं और उसमें बेटा मैं आपके साथ जो आज डिस्कस करने वाला हूं दैट इज बेटा थर्मोडायनेमिक्स फॉर फिजिक्स। ठीक है बाबूर? तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में भी अगर हम देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर द बोर्ड करीब करीब बेटा 3 सवाल आते हैं जो यूजुअली इन्होंने पिछले 5-6 सालों से पूछे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा मैंने एक और एडिशन कर लिया है और कंप्लीट कर दिया है थर्मोडायनेमिक्स को आपके लिए फॉर 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है जिगर? तो चलिए बेटा चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन हमें थर्मोडायनेमिक्स में पूछा जाता है दैट इज दे आस्क यू टू स्टेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा ठीक। तो बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको यह पता होनी चाहिए। बेटा एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम बेटा फाउलर था, फाउलर। अच्छा ठीक गबूर? और याद रखोगे बेटा ये एक ऐसा लॉ था जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद आया है, लेकिन चूंकि बड़ा ये बेसिक लॉ था बेटा तो इस लॉ को बेटा जीरोथ लॉ नाम दिया गया। इसकी एडवांटेज आ गई, इसका इंपॉर्टेंस समझ आ गया क्योंकि इसने बड़े सिंपल लफ्जों में बेटा एक टर्म को डिफाइन कर दिया जिसका नाम बेटा टेम्परेचर है। टेम्परेचर को बेटा ये जीरोथ लॉ डिफाइन करता है। ये वनान क्या था नजर जिगर? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वनान से फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है बेटा हमारे पास B जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी A के साथ। अब आप सवाल करोगे सर ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो आपको पता होनी चाहिए बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर बेटा हीट फ्लो एक बॉडी से दूसरी तरफ और दूसरी से पहली की तरफ बेटा सेम होता है। कहने का मतलब जितनी हीट B से A की तरफ जाएगी ना उतनी ही हीट बेटा A से B की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कहने का मतलब बेटा A और B आपस में हीट को एक्सचेंज एक हिसाब से नहीं कर रहे लेकिन रियलिटी में कर रहे हैं। इशू डायनेमिक आसान याद गश्ताउन इक्विलिब्रियम बेटा डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है? तो A और B का थर्मल इक्विलिब्रियम समझ आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम करने का मतलब जितनी हीट यहां गई उतनी हीट यहां आ रही है। इसका मतलब ना A में हीट बढ़ जाएगी ना B में हीट घट जाएगी, ना B में बढ़ जाएगी ना A में घट जाएगी। ठीक है? सिमिलरली बेटा अगर एक और बॉडी हमारे पास है बॉडी C, तो ये बॉडी भी बेटा बॉडी A के साथ बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब C से जितना हीट A की तरफ गया उतना ही हीट बेटा वापस C की तरफ चला गया। कहने का मतलब ये है बेटा कि A इंडिविजुअली B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A इंडिविजुअली बेटा C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है? तो जीरोथ लॉ स्टेट करता है कि अगर B और C को आपने दूर भी रखा होगा, कोई फिजिकल कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो बेटा ये लॉ कहता है कि B और C भी एक दूसरे के साथ बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कहने का मतलब ये कि जो B और C है बेटा ये भी अगर हीट एक्सचेंज करेंगे ना जितना B C को देगा उतना ही वापस C B को देगा। क्लियर छा कि ना? तो इस लॉ से हमें यह समझ आता है कि कोई एक ऐसा पैरामीटर है जो 3 बॉडीज A, B और C के बीच में बेटा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई ऐसा पैरामीटर है जो A, B और C के बीच बेटा कॉमन है, उसका वैल्यू सेम है, तो उसी चीज का नाम बेटा टेम्परेचर रखा गया। सो टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो सेम रहता है जब बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। क्लियर छा किन्ना? सो आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। लेकिन बेटा आपको याद रखना पड़ेगा ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कॉमन रहता है, सेम रहता है जब बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करता है बेटा टेम्परेचर को। क्लियर छा किन्ना? एक और चीज याद रखोगे, जिस तरह से बेटा आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यह देखा कि करंट कहां से कहां फ्लो होगी, जिस तरह से बेटा आपने यह देखा कि हाइट की वजह से पानी ऊपर से नीचे आता है, उसी तरह से बेटा टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको देता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ, शाबाश, डायरेक्शन ऑफ बेटा फ्लो ऑफ हीट। हीट कहां से कहां जाएगी। ठीक छा कबूर? हीट कहां से कहां जाएगी इसका जो डायरेक्शन है वो भी आपको टेम्परेचर देता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का टेम्परेचर बेटा T1 है और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर T2 है, सच दैट बेटा एक का टेम्परेचर ज्यादा दूसरे का टेम्परेचर क्या है? कम, तो कैसी हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी
2। क्लियर छा किन्ना, समझ तो रहा किन्ना, दिस इज द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी कॉन्सिक्वेंस टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन है। क्लियर छा, समझ गए कि नहीं? तो ये एक सवाल आपको पूछते हैं for the board. Clear cha? Simple definition: state and explain the 0th law of thermodynamics and how does it explain temperature. Clear? चलते हैं बेटा आगे चलते हैं बेटा। आता है बेटा एक और इंपॉर्टेंट सवाल, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद रखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि बेटा 3 लॉज आपके लिए सिलेबस में भी है, तो फर्स्ट लॉ को मैं यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसको समझने के लिए आपके पास 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। कितने पैरामीटर्स होने चाहिए? 3। उनमें पहला पैरामीटर जो है बेटा, दैट इज हीट। हीट के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि हीट एक ऐसा पैरामीटर है बेटा जो पाथ डिपेंडेंट है। क्या है? पाथ डिपेंडेंट। ठीक है बेटा, यथाई पढ़ जिगर मेन ब्याख पैरामीटर इंपॉर्टेंट तथ गोबरा वर्क डन, और वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में बेटा ये भी पाथ डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? ये रास्ते पे डिपेंडेंट है। ठीक है जिगर, ये जो पाथ फंक्शन। और एक और पैरामीटर है बेटा जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, लेकिन बेटा याद रखोगे ये एक ऐसा फंक्शन है जो स्टेट फंक्शन है। ये इनिशियल और फाइनल पैरामीटर्स पे डिस्कस करता है, डिपेंड करता है। ये इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे बेटा डिपेंडेंट है। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है। Q जो हीट है पाथ डिपेंडेंट, रास्ते पे डिपेंडेंट। W वर्क डन, ये भी बेटा पाथ डिपेंडेंट, रास्ते पे डिपेंडेंट। लेकिन U घबराई से स्टेट डिपेंडेंट, कहने का मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इन 3 चीजों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा जोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में याद रखोगे बेटा, ये सबसे पहले बेटा क्लॉजियस ने दिया था। किसने दिया था? क्लॉजियस ने 1850 में, अर्धशत 500 लेकिन ये बहुत सारे, ये जूल्स ने भी दिया, ये डेनिस ने भी दिया बेटा, ये कॉर्डलिंग ने भी दिया, लेकिन हाँ सबसे पहले बेटा ये क्लॉजियस ने दिया। ठीक है, ये लॉ यूज जोबरा, इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और बेटा आप सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। छा किन्ना, लेकिन बेटा मैं आपके सामने एक लेटेस्ट डेफिनेशन फर्स्ट लॉ की पेश कर रहा हूं। वो ये है कि परपेचुअल मशीन बेटा ऑफ फर्स्ट काइंड इज नॉट पॉसिबल। ये छुवारिया इंपॉर्टेंट सर तिकहस को परपेचुअल मशीन, तो गोबरा याद था वक्त, परपेचुअल मशीन एक ऐसी मशीन होती है बेटा जो खुद ही काम करेगी। लेकिन आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, क्या यह पॉसिबल है कि कोई मशीन बिना सोर्स के काम करती जाएगी? देखो बेटा आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ियों में पेट्रोल जलता है, आपकी गाड़ियों में डीजल जलता है, लेकिन जब तक डीजल और पेट्रोल नहीं होगा तब तक क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। सो देयर हैज टू बी सम सोर्स ऑफ एनर्जी जो काम करने में मदद करेगा। सो रिमेंबर बेटा, परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड सन पॉसिबल क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिगर में डेफिनेशन। ठीक, अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब इन 3 पैरामीटर्स को कैसे जोड़ता है वो भी हमें समझना है। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ डाला गया है। ठीक है जिगर, आपने पढ़ा होगा बेटा, याद रखोगे आज के लिए कि अगर आप पीवी डायग्राम का एरिया निकालोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। पीवी डायग्राम का एरिया हमेशा बेटा वर्क डन देता है, एरिया वर्क डन देता है, वर्क डन देता है। ठीक है जिगर, अब देखो बेटा यहां पर समझने की बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एक स्टेट था, इनिशियल स्टेट 0.1 और फाइनल स्टेट बेटा 0.2 था। अच्छा ठीक, साइंटिस्ट ने बेटा एक चीज की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिस्टम को 1 से लेकर 2 की तरफ लिया बाय फर्स्ट पाथ। एक पाथ है 1 से लेकर 2 तक, वहीं से चले गए। ठीक है, और इन्होंने देखा कि पहले वाले पाथ से बेटा हीट जो लगी से दैट इज बेटा Q1। ठीक, और वहां से जो बेटा काम किया जाएगा दैट विल बी W1। ठीक है जिगर, ये था पॉइंट क्या को रिमूव जिगर, इन्होंने 1 से लेकर 2 तक फिर से सिस्टम को लिया, लेकिन बेटा इस वक्त दूसरे रास्ते से लिया। फॉर एग्जांपल बेटा वो रास्ता ये था, वो रास्ता ये था। ठीक है, तो यहां से ऑब्वियस सी बात है बेटा जो हीट लगेगी ना सो आसना Q2, इस वर्क गसना सो आसना W2। ठीक है जिगर, लेकिन बेटा साइंटिस्ट ने एक जबरदस्त चीज देखी, इन्होंने देखा कि अगर हम इन Q और W की एक खास कॉम्बिनेशन ले, Q और W की एक खास कॉम्बिनेशन ले, और वो कॉम्बिनेशन क्या थी, इन्होंने देखा कि अगर किसी भी पाथ से
अपनी हीट में से अपना वर्क सब्ट्रैक्ट किया जाए, अपनी हीट में से अपना वर्क सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो बेटा याद रखोगे इन्होंने देखा ये चीज बेटा दोनों रास्तों के लिए सेम थी। क्या थी? सेम। Q प्लस W नहीं, Q माइनस W, Q इंटू W नहीं, Q डिवाइडेड बाय W नहीं, Q माइनस 2W नहीं, लेकिन बेटा ये कॉम्बिनेशन Q माइनस W बेटा ये सेम आ रही थी किसी भी पाथ से, लेकिन सिस्टम को बिटवीन सेम कंडीशंस लेना था, बिटवीन सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स लेना था। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इन्होंने देखा कि कोई पैरामीटर है, कोई क्वांटिटी है जो डिपेंडेंट है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे, जो डिपेंडेंट है इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे, जो इंडिपेंडेंट है रास्ते को। क्योंकि देखो रास्ते चेंज हो गए थे, लेकिन हम देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ हीट एंड वर्क क्या रहा? सेम। अच्छा ठीक। तो इन्होंने कहा बेटा कोई ऐसा पैरामीटर जो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, उस पैरामीटर का नाम बेटा इंटरनल एनर्जी रख दिया। क्या रखा नाम? इंटरनल एनर्जी। सो याद रखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये इसकी कॉन्सिक्वेंस है। जैसे जीरोथ लॉ इंट्रोड्यूस क्या करता था? टेम्परेचर। सेकंड लॉ बेटा या फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का इंटरनल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म बेटा ये मैंने आपके सामने पेश की है। आई विल ट्राई टू चेंज द कलर। सी ये है बेटा थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, कि भाई जब तू कोई हीट देगा उससे कुछ काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारा हीट वर्क में तब्दील होगा। नहीं, दरअसल कुछ हिस्सा बेटा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हो जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट 100% हीट इनटू वर्क। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सा किसमें काम आता है? शाबाश, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। क्लियर छा किन्ना? एज सिंपल एज दैट। ठीक है बेटा, ओके। तो यहां पर बेटा मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से लिखा है, हीट को बेटा डेल्टा क्यू से लिखा है, और डेल्टा डब्ल्यू बेटा जो वर्क डन है। ठीक है, ओके। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल दैट देयर आर सर्टेन साइन कन्वेंशंस बेटा जहां जो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी बिफोर यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पर आपको पहले कुछ इक्वेशंस दे रहा हूं। डेल्टा क्यू बेटा हीट है, एक याद था बराबर नंबर ऑफ मोल्स n into C the molar heat capacity into बेटा डेल्टा T। ठीक है जिगर। दूसरी चीज बेटा जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा डेल्टा U है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो आसान जिगर बराबर NCV मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा T। ठीक है बेटा, डेल्टा T। ठीक है, ओके। और इसके बाद बेटा वर्क डन का याद रखना पड़ेगा। वर्क डन जो होता है बेटा ये जो आसान बराबर इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2। मैंने आपको पहले ही कहा वर्क मिलता है PV डायग्राम के एरिया से। सो एरिया आप ऐसे निकाल सकते हैं या सिंपली बेटा P डेल्टा V से आप निकाल सकते हैं। ठीक है जिगर। तेल क्या लिख फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लिखना इसके Q जो है बेटा इट इज इक्वल टू NCV dt प्लस बेटा कुछ वर्क दैट इज P delta V. This is बेटा the mathematical form of the first law of thermodynamics. ठीक है बेटा। अब याद रखोगे जब भी इस लॉ को इस्तेमाल करोगे साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करनी है। साइन कन्वेंशन क्या कहती है समझ लो। देखो बेटा वर्क जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इंटरनल एनर्जी जो है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। इथे पर जिगर अगर हम हीट की बात करें ये भी पॉजिटिव हो सकती है और ये भी नेगेटिव हो सकती है। सर ये पॉजिटिव कब होगी नेगेटिव कब होगी वो देख लो बेटा, वो देख लो। देखो बेटा हीट की ही पहले बात करते हैं। ये पॉजिटिव तब होती है बेटा जब आप हीट सिस्टम को दोगे। व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट जो आसान डेल्टा यू बेटा पॉजिटिव लेना है। लेकिन जब हीट सिस्टम से ही लोगे बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आपको पता है डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो बस डेल्टा क्यू भी क्या होता है नेगेटिव, यानी कि इट इज टेकन आउट, टेकन अवे व्हेन यू आर टेकिंग द हीट फ्रॉम द सिस्टम। क्या ठीक, तो बेटा वो क्या होगा नेगेटिव। ओके, इसके बाद बेटा इंटरनल एनर्जी याद रखोगे। अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो याद रखोगे बेटा जो इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की होगी बेटा वो पॉजिटिव होगी। क्लियर छा, वो पॉजिटिव होगी क्योंकि इंटरनल एनर्जी बेटा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। याद रखना है इंटरनल एनर्जी बेटा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। जब डेल्टा टी पॉजिटिव होगा डेल्टा यू भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है जिगर। दूसरा चीज बेटा
अगर हम डेल्टा यू नेगेटिव की बात करते हैं तो ऐसा डेल्टा टी थी नेगेटिव, शाबाश। इसका मतलब टेम्परेचर जब सिस्टम का कम होता है तब बेटा आपका डेल्टा यू नेगेटिव होता है। क्लियर? अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वर्क की बात करेंगे। देखो बेटा, वर्क की बात जब की जाती है, वर्क क्या छो असली पी डेल्टा वी छा किन्ना। तो याद रखोगे बेटा, जब वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ेगा तो ऐसा वर्क पॉजिटिव, यानी कि एक्सपेंशन वर्क छु पॉजिटिव, मगर सो काम छु नेबरिम फोर्स करान के सो छु वर्क करान सिस्टम, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम बेटा, बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम बेटा ये पॉजिटिव है, ठीक है। और वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, एट द सेम टाइम बेटा वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम बेटा इट हैज टू बी नेगेटिव ऑन द सिस्टम। अगर तुमने सिस्टम पर काम किया एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, तिल छो आसान सो वर्क नेगेटिव। क्लियर? छा समझ आ गया कि नहीं? 5 नंबर का सवाल बेटा लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद इसके साथ एक छोटा सा चीज पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस बेटा क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बड़ा खूबसूरत लॉ है। यह आपको यह कह पाता है कि सारा एनर्जी तब्दील क्यों नहीं होता वर्क में, ठीक है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन बेटा यह है कि ये हमें ये नहीं कह पाता कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगी। ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ये हमें नहीं बोल पाता कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, ठीक है। सर तो क्या मतलब को ये क्या इजमाइन ऐसी का, तो देख लें बेटा, उसके लिए मैं आपको एक समझा रहा हूं। कलर चेंज करते हम, देख लो बच्चा यहां से। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बेटा एक एग्जाम्पल ली है। यहां पर 2 बॉडीज है, एक का टेम्परेचर 50 है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर बेटा 0 डिग्री सेल्सियस है। तो तुम मुझे बताओ, अगर इन 2 बॉडीज को जोड़ देंगे हीट कहां से कहां फ्लो होगी? शाबाश, तुम बोलोगे सर यहां से यहां, एग्जैक्टली बेटा, अच्छा किन्ना। लेकिन बेटा जब ये हो रहा है तेल गश ना जिगर एक ये दलील 25 डिग्री सेल्सियस गश यमिस 25 डिग्री सेल्सियस गश यमिस, अच्छा ठीक। यानी कि टोटल एनर्जी जो थी वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जाया कुछ तो नहीं हो गई, लेकिन ये हो गया, इट हैज बीन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि अगर मैं 25 और 25 को पहले ही जोड़ दूं, ठीक है, 25 और 25 को पहले ही जोड़ दूं, सर यह सवाल क्यों नहीं हो सकता कि एक ही बॉडी बोलेगी या 12-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ब्याख था वो तरीन। ये वाली चीज क्यों नहीं हो रही? ये वाली चीज क्यों हो रही है और ये वाली चीज क्यों नहीं हो रही है? ये लिमिटेशन है बेटा फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था? इसने कहा था एनर्जी इज कंजर्व्ड। आप देखिए बेटा, यहां पर एनर्जी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहां पर एनर्जी जो थी वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन ये वाली चीज क्यों नहीं हो रही है और ये वाली चीज क्यों हुई? ये फर्स्ट लॉ से समझ नहीं आता है। तो फर्स्ट लॉ की बेटा यही एक लिमिटेशन है और बहुत बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड लॉ की बात करेंगे, ओके। अच्छा, दूसरी चीज बेटा जहां पर ये कमजोर है वो ये कि ये नहीं बोल पाता कि सारी एनर्जी को उसी वक्त वर्क में तब्दील क्यों नहीं किया जा सकता। स्पॉन्टेनियस समझते हो ना कि इट इज फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई हीट कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग? ठीक है, इट डजंट एक्सप्लेन दिस एज वेल। क्लियर? अच्छा, समझ गया कि नहीं? समझ गया कि नहीं? सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस। पढ़ते हैं बेटा आगे। हमारे पास एक प्रोसेस है बेटा जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ बेटा आपको पता होगी, केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेल्टा टी 0 होता है, शाबाश। या यूं कह सकते हैं बेटा इसमें एक लॉ वैलिड है जिसको हम बेटा बॉयल्स लॉ कहेंगे, ठीक है बच्चा कि नहीं? तो बेटा मुझे एक बात बताओ, आपने एक इक्वेशन पढ़ी है जिसको आप कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, छा किन्ना गुबर में आना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट छु, अगर R कांस्टेंट छु, अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट छे, तेल मनाब इसमें बेटा PV पूरा जो है ये कांस्टेंट रहेगा, कहूंगा कि नहीं? तो बेटा समझो, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर चेंजेस नहीं होती। सर तिल किस पर हीट एक्सचेंज करान? तिल याद था उन जगह हीट एक्सचेंज होती है सराउंडिंग्स के साथ, मगर स्लोली एंड स्टडी। हम ये देखते हैं बेटा सिस्टम को दरअसल किसी हीट टेम्परेचर बाथ पे लगाया गया होता है, वो कंटिन्यूसली वही टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से अगर हीट कुछ जाया भी हो जाएगी वो वापस वही टेम्परेचर लाएगा, अगर हीट कुछ आएगी भी वो टेम्परेचर फिर से मेंटेन करेगा। एक हिसाब से इट एक्ट्स एज ए टेम्परेचर बफर। कोई भी चेंज हो ये उसके खिलाफ काम करता है, सच दैट सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ओके।
अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा अप्लाई कर दूं आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए, जरा देखो फिर क्या होगा। आइसोथर्मल प्रोसेसेस में आपको पता है Q इज इक्वल टू शाबाश डेल्टा W प्लस डेल्टा U, है कि नहीं? दिस इज द फर्स्ट लॉ। लेकिन फर्स्ट लॉ में हम कह रहे हैं डेल्टा T जो है बेटा ये जीरो है। तो बेटा आप मुझे बताओ, अगर डेल्टा T जीरो है तिल वन्ना गुब्र में है ना डेल्टा U तो जीरो, क्या है? क्योंकि डेल्टा U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज इक्वल टू NCV dt, छा किन्ना। तो बेटा जब टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, डेल्टा U भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ये वाली चीज जीरो हो गई। हम ये देखते हैं हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क इन केस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेसेस। बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके अब खुद बताओ, अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन बेटा अगर पॉजिटिव हुआ तिल छुना गुब्र में आना, सो एक्सपेंशन वर्क या छा किन्ना। एक्सपेंशन वर्क में आप देख रहे हो क्यू भी फिर पॉजिटिव होगा ना। अगर W पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा W पॉजिटिव, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा Q भी क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा Q पॉजिटिव होने का मतलब क्या समझाया मैंने? शाबाश, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। एग्जैक्टली, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। कहने का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम आइसोथर्मली एक्सपैंड होता है। बात समझ रहे हो? वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। क्लियर छा? लेकिन अगर बेटा वर्क होगा नेगेटिव, वर्क क्या होगा? नेगेटिव। वर्क नेगेटिव होने का मतलब P डेल्टा V नेगेटिव है। P डेल्टा V नेगेटिव कब होगा? शाबाश बेटा, तो कंप्रेशन होगा कि नहीं? कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब ये कि Q भी क्या होगा तब? नेगेटिव। Q नेगेटिव होने का मतलब, हाँ, अगर आप सिस्टम से आइसोथर्मली हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो सिस्टम बेटा कंप्रेस होता है। लेकिन अगर आप एक सिस्टम को आइसोथर्मली हीट दे रहे हैं वो सिस्टम एक्सपैंड हो जाता है। क्लियर छा कि ना? समझ गए कि नहीं? तो बेटा आई होप ये चीज आपके साथ क्लियर है। ठीक छा? ओके। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बेटा हम और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। देखो बेटा, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा जिसको हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेसेस, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज इक्वल टू बेटा द चेंज इन प्रेशर। याद रखोगे, आइसोथर्मल प्रोसेसेस में जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बेटा, ये आसान चेंज इन प्रेशर। और यहाँ पर एक लॉ वैलिड है जिसको क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ। क्लियर छा? समझ आ गया कि नहीं? नोट्स अच्छे से बनाओ, आपका एग्जाम आने वाला है। मेक श्योर दैट अब आप जो मेहनत कर रहे हो ये आपकी इफेक्टिव मेहनत होगी। जो पिछली बार हो गया, जो पूरे साल हो गया, होने दो, क्या हो गया, लेकिन आज रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम अब अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारी थी वो दर्द समझ चुके हैं। अब हम अपने आप पे मेहनत करेंगे, तब जाकर बेटा हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, तब हमारे पेरेंट्स खुश होंगे। और समझो ना, जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ना तो आपका फाइनल स्टेट क्या होगा? बहुत अच्छा। तो आपके पेरेंट्स को सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन समझ आएगी, आप स्टेट फंक्शन की बात करोगे। अदरवाइज अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब आया तो आपके पेरेंट्स पूरे साल का पाथ डिस्कस करेंगे, जो आपको भी बुरा लगेगा और मुझे भी बुरा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक सवाल आता है दपांची, वर्क डन कैसा छो आइसोथर्मल प्रोसेसेस में? ठीक छा? तो बड़ा आसान है बेटा। आपको मैंने कहा वर्क डन छो आसान जिगर, सुछो आसान बराबर शाबाश इंटीग्रल P डेल्टा V फ्रॉम V1 टू V2। छा? ठीक, कोई इश्यू नहीं। तो बेटा हमें यह भी पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में PV जो होता है वो कांस्टेंट होता है या nRT होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मुझे बताओ, बहका लिखित लिए प्रेशर बद्र K अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूं कि नहीं? तो बेटा ये मैं सबस्टिट्यूट कर रहा हूं, विच इंप्लाइज बेटा वर्क डन किसके बराबर आएगा? शाबाश, इंटीग्रल V1 से लेकर V2 तक। प्रेशर के बदले क्या लिखेंगे? K अपॉन V इंटू DV। अच्छा ठीक, तो बस बता दो वर्क डन विल बी इक्वल टू बेटा K बाहर आएगी इंटीग्रेशन किसकी? शाबाश, dV अपॉन V की। कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक। समझ रहे हो? विच इंप्लाइज बेटा अगर मैं वर्क डन की बात करूं सो आएगा K इज nRT, ऑब्वियसली nRT। अब बताओ 1/V dV, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? शाबाश, एग्जैक्टली, इट इज ln ऑफ V। छा किन्ना? विद इन द लिमिट्स V1 टू V2। तो लॉन को बेटा लॉग में चेंज करते हैं। तलाबान तिल गोबरा क्या करो? W विल बी इक्वल टू शाबाश nRT, ये आएगा बेटा 2.303 लॉग ऑफ V। आएगा कि नहीं? फ्रॉम V1 टू V2 सबस्टिट्यूट करके आप ये निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू 2.303 nRT log of V2 minus V1। ठीक छा? व्हाट इज दिस बेटा? ओ सॉरी बेटा, इरेजर चाहिए तो ये हम थोड़ा सा यहां पर इरेज करेंगे। ठीक है, ओके, यहां पर हम सही कर रहे हैं इसको। हाँ, यह आएगा log of V2 या कितना? माइनस
माइनस बेटा लॉग ऑफ, शाबाश, V1, यही आएगा कि नहीं? तो ये क्या होता है? log m माइनस log n, शाबाश, होगा ना log m by n, which implies work done in isothermal process is 2.303 nRT log of, shabash, V2 by V1. This is the answer for the work done in isothermal process. समझ आया कि नहीं? आया ना? शाबाश, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको कहा कि वो मसला था, मसला ये था कि हीट 50 और 0 के बीच अगर एक्सचेंज होगी फ्रॉम 50 टू 0, अब 25 में ऐसा क्यों नहीं होगा कि एक ही बॉडी के पास सारी हीट आ जाए? ठीक है, तो उस लॉ को लिमिटेशन जो थी बेटा, उस लॉ की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एक दूसरा लॉ थर्मोडायनेमिक्स का दे दिया, जिसको बेटा हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कभी कभी बेटा लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एंट्रोपी। ये लॉ क्या शुभनांशु समझून? सेकंड लॉ जो है बेटा ये शुभनान, that any spontaneous process which occurs by itself, ठीक है, वो इस तरह से होना चाहिए बेटा जिसकी वजह से there is an escalation, there is an increase in the entropy of the system। पहले समझो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा दरअसल एंट्रोपी की बात करता है। किसकी बात करता है? और आपको पता है बेटा एंट्रोपी इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ मेजर ऑफ एनर्जी। इट इज दैट बेटा, इट इज द, लिखा है कि नहीं? ओके, यस बेटा, इट इज एक्चुअली द डिग्री या रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, है कि नहीं? तो समझो इस बात को। अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, यस दिस इज द लॉ, अगर हम बेटा सेकंड लॉ की बात करें, हमें पता है कि ये एंट्रोपी की बात करेगा। एंट्रोपी छू क्या? इट इज द रैंडमनेस, इट इज द डिसऑर्डर, ये अफरातफरी, ये पैनिक, chaos, कंफ्यूजन। क्या ठीक? आपको पता है, आप सबको पापा पैसे देता है सुबह, लेकिन वो आपको बोलता है गुबरा ऐसा खेज के, मगर ट्यूशन आ गई से गुबरा पैदल। क्या ठीक? लेकिन आप क्या करते हो बेटा? आप किसी गाड़ी में चढ़ते हो, उस गाड़ी को पेट्रोल जलाते हो। आप किसी स्कूटी पे चढ़ते हो, उस स्कूटी का पेट्रोल जलाते हो। पेट्रोल जलने से होता क्या है बेटा? धुआं बाहर निकलता है। तो तुम मुझे बताओ, तुमने एनवायरनमेंट को साफ किया कि पल्यूट किया? ऑब्वियस ही बात है बेटा, पल्यूट किया। पल्यूट करने का मतलब यह है बेटा कि आपने एनवायरनमेंट का डिसऑर्डर, रैंडमनेस, कियोस, कंफ्यूजन बढ़ाया है। और यह आपको किसी ने करने को नहीं बोला, आपने खुद किया। इच्छा स्पॉन्टेनियस कितना इंसान बड़ा होता है। क्योंकि दरअसल बेटा इंसान बड़ा इसलिए, ये नेचुरल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इंसान की एंट्रोपी बेटा बढ़ जाती है। इंसान जो परेशान गसान, ठीक छा, क्लियर छा कितना? पानी, मैंने आपको अभी कहा बेटा कि अभी जब हमारे पास दो बॉडीज थी, एक 50 थी, एक 0 थी, खुद ही बताओ क्या हो रहा था? हीट जो हो रही थी, शाबाश, इट वाज 25 to 25। ये क्यों हो रहा था? खुद ही। और उल्टा रेसिप्रोकल खुद ही क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि खुद हो नहीं सकता, वी हैव टू मेक इट हैपन विद द हेल्प ऑफ अ पंप जो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और दूसरी बॉडी को देगा। लेकिन ये वाली चीज स्पॉन्टेनियस है, ये वाली चीज बेटा स्पॉन्टेनियस है, और ये वाली चीज को पंप लगता है, हीट मतलब ताकत लगती है, एक्सटर्नल वर्क लगता है। ठीक है, तो ये वाली चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड लॉ बोलता है कि जब ये वाली चीज हो रही है, दरअसल दोनों बॉडीज में अफरा तराही मच गई, दोनों बॉडीज बेटा डिसऑर्डर और रैंडमनेस में आ गई, और ऑल प्रोसेसेस जिनमें रैंडमनेस बढ़ती है वो बेटा नेचुरल होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। तो आप खुद देखो कयामत क्यों, हम क्यों बोलते हैं कि कयामत आने वाली है, हम क्यों कहते हैं डे ऑफ जजमेंट सच में आने वाला है? उसकी वजह बेटा ये है कि दुनिया की एंट्रोपी दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपकी जमीन जो है ये एक पर्टिकुलर वैल्यू तक एंट्रोपी को बर्दाश्त करेगी कि नहीं? और एक वक्त आएगा कि जब जमीन भी उस एंट्रोपी को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखेगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन वनी महबास अच्छा के सुसोरी वापस, ये जमीन ऐसे बर्दाश्त करमुत। एग्जैक्टली दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन दैट डे ऑफ जजमेंट विल हैपन। सिमिलरली बेटा थर्मोडायनेमिक्स की वजह से ये वाली चीज, सेकंड लॉ की वजह से ये वाली चीज भी एक्सप्लेन हो जाती है कि ये चीज स्पॉन्टेनियस इसलिए बिकॉज़ यहां से एंट्रोपी इंक्रीज। कयामत क्यों आएगी? क्योंकि
एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ानी है, दिन ब दिन एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक छा। लेकिन ये वाला रिवर्स जो है बेटा, यथ में एंट्रोपी बढ़ान या में एक्सी बॉडी एंट्रोपी ब्याक गसान स्टेबल, एंड दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, दिस विल नॉट हैपन। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी ओवरऑल इंक्रीज नहीं हो रही है। समझ गए कि नहीं? ओके। In simple words, the law explains that isolated systems entropy will never decrease over time. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि खुद ही सिस्टम में एंट्रोपी कम होगी। मुझे अगर कहाँ दरबदर बच ना आसान, उसको भी फोर्स देना पड़ता है, तब जाकर वो सही हो जाता है। लेकिन जो बेटा सही होता है उसको खराब करने में कोई एनर्जी लगती ही नहीं। ये डिफॉल्ट सेटिंग तो सारी छू पान यूट्यूब, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, फसाद बुक, वट एवर, इंस्टाग्राम, एवरी यूजर इज यूजिंग दीज थिंग्स। लेकिन आपको इसके लिए कोई पुश नहीं देता। लेकिन जब आपको पापा बोलते हैं ना गोबरा तला पार ए तमिशना पे वहां एक्सटर्नल फोर्स दुन चन एंट्रोपी का छासान तूफान, तुमने रैंडम मचाया होता है, रैंडमनेस मचाया होता है, तो तुम्हें वापस आने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगता है जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो कराना पड़ता है। लेकिन तुम दरबदर हो जाओगे, ये स्पॉन्टेनियस है। समझ गए? ये भी आप समझो, अल्लाह का ही ये करना है। ओके। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? वो ये है कि एंट्रोपी हमेशा, चेंज इन एंट्रोपी बेटा हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये हमेशा बढ़ती है। ठीक है, अब समझ आ गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ओके। इसके बाद बेटा एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद सम अदर स्टेटमेंट्स, विद 2 स्टेटमेंट्स एटलीस्ट। तो याद रखोगे बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर अराउंड 15 to 20 स्टेटमेंट्स, फाइन। बट मैंने आपके लिए 2 स्टेटमेंट्स चुनी है जो मोस्टली आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। एक स्टेटमेंट है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? वो क्या कहती है समझ लो। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन, हीट इंजन समझते हो ना, जो गर्म बॉडी से हीट लेगा और ठंडी बॉडी में दे देगा और कुछ काम कर लेगा इस फिनोमेना में, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ नेटवर्क इन अ कंप्लीट साइकिल if it exchanges heat only between bodies at a fixed temperature. कहने का मतलब, it is not possible for a machine to work between a source and a sink जिनका टेम्परेचर बेटा सेम होगा। ये पॉसिबल नहीं है किसी हीट इंजन के लिए कि वो यहां से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और इसको दे देगा और उस बहाने में कुछ काम भी कर लेगा। ये पॉसिबल नहीं है। An engine cannot work बेटा between 2 bodies जिनका टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर्स हैव टू बी डिफरेंट, एक का ज्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, वी हैव द क्लॉजियस स्टेटमेंट। क्लॉजियस शुवाना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट कैन ट्रांसफर हीट from a colder body to a warmer body without consuming work। ये बात आपको समझ आई होगी। गर्म से ठंडा खुद ही होता है कि नहीं, लेकिन ठंडे को और ठंडा करना आपको रेफ्रिजरेटर लगता है या घर चुना फ्रिज छा किन्ना सो क्या करा सो तरनेस चीज़ ज्यादा तुरन करा छा किन्ना। वो क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि इट इज डूइंग सम वर्क। आप एनर्जी देते हैं उसको, तब जाकर वो ये कर पाता है। लेकिन आपको पता होगी जिस दिन बिजली गई, क्या आपका फ्रिज काम करता है? नहीं। So it is impossible. It is not possible कि एक ठंडी बॉडी से हीट को लिया जाए, एक गर्म बॉडी को दी जाए और आपका काम ना लगे। काम हमेशा लगता है। क्लियर छा किन्ना? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट का टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हीट इंजन। वहीं क्या हुई हीट इंजन, समझो। देखो बेटा, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है हीट को वर्क में। किस में कन्वर्ट करता है? और कुछ हीट लेता है फ्रॉम द रिजर्वायर और उसकी वजह से बेटा कुछ काम करता है। ठीक है, उस मतलब को था सा नजर। देखो बेटा, यहां पर मैंने एक बॉडी बनाई है जिसका टेम्परेचर T1 है। इसको बेटा हम रिजर्वायर कहेंगे। क्या बोलेंगे? रिजर्वायर कहेंगे। एक और बॉडी बनाई है बेटा जिसका टेम्परेचर T2 है। इसको बेटा सिंक कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंक। ये सोर्स है और ये सिंक है। इसका टेम्परेचर बेटा T1 है और इसका टेम्परेचर क्या है? T2। कंडीशन को बेटा ये है कि टेम्परेचर ऑफ T1 इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ T2। ठीक है, द सेकेंड बॉडी। तो क्या होता है इसमें? एक वर्किंग सब्सटेंस लगता है। वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ठीक, कोई भी चीज हो सकती है। तो यहां पर बेटा एक वर्किंग सब्सटेंस लगता है। वर्किंग सब्सटेंस लगता है। वो काम क्या करता है समझना। वर्किंग सब्सटेंस रिजर्वायर से हीट लेता है। कितनी हीट? से Q1 अमाउंट ऑफ हीट। युथे अमी Q1 अमाउंट ऑफ हीट नी यह दिवान कोकुन डिस्ट्रीब्यूट कर Q2 मतलब सिंकस, ठीक। लेकिन यह हेकान सारी हीट अमिस दित क्या। व्हाट हैपन्स, ये कुछ हिस्सा इस हीट का बाहर ले जाता है बेटा और उसकी वजह से कुछ काम करता है।
ठीक है, तेल का वर्क डन बराबर इतना गुबरा Q1 जो इसने लिया माइनस Q2 जो इसने इसको दिया, जो बचा हुआ है बेटा वही तब्दील हो जाता है इनटू वर्क इन अ साइक्लिक प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस में ये सारा चीज हो जाता है। क्लियर छा? फिर से रिपीट होता है, फिर से रिपीट होता है, फिर से रिपीट होता है, और हम देखते हैं आपका सिस्टम जो है ये कंटिन्यूसली काम करता है। ठीक छा? क्या हो रहा है? रिजर्वायर से हीट ली, सिंक को दे दी, कुछ हिस्सा हीट का ले लिया, उससे काम कर लिया। ठीक है, दैट इज इट। अब हमने देखा कि देयर आर सो मेनी हीट इंजन्स, लेकिन बेटा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था साडिकू कार्नोट। क्या उसका नाम? साडिकू कार्नोट। या उस गोब्रम यानी फ्रांसुक, and you will be astonished to hear he died due to cholera at the age of 36. 36 years of age में इसने दुनिया को एक चैलेंज दिया। इसने कहा दुनिया में कोई भी हीट इंजन कार्नोट्स हीट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। और ये थ्योरम इसने बेटा 1828 में दी। आज 2022 है, आप देखो 200 साल हो गए, अभी भी इसका स्टेटमेंट सच है, और इसने बहुत छोटी एज में दे दिया, 36। आप समझे इस बात को? साडिकू कार्नोट ने दुनिया को चैलेंज दिया कि दुनिया में कोई भी शख्स मुझसे ज्यादा हीट इंजन, एफिशिएंट हीट इंजन बना नहीं सकता, और वो हीट इंजन जो है बेटा दैट इज द कार्नोट्स हीट इंजन। तो कार्नोट्स हीट इंजन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हीट इंजन बेटा मैं जनरल डिस्कस करा। ठीक है, ओके। मैक्सिमम एफिशिएंसी बेशु याद था, दुनिया में कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जो क्या करेगा 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी छन पॉसिबल क्या तो मतलब क्या हो सारी हीट अनिक सकड़क वर्कस में कन्वर्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। इट कैन हैपन बट इट कैन नॉट हैपन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट साइकिल सम हीट नीड्स टू बी गिवन टू द सिंक। ठीक छा? तब जाकर साइकिल बेटा कंटिन्यूअसली हम करा सकते हैं। अब हम एक पूछते हैं वन सा है एफिशिएंसी कूचा। एफिशिएंसी जो आसान जिगर में बराबर वर्क डन, इसने कितना काम किया, डिवाइडेड बाय बेटा इसने कितनी हीट ली। सिंपल सी बात, काम कितना किया डिवाइड बाय हीट कितनी ली। तो काम कितना किया है Q1 माइनस Q2। ठीक, Q1 माइनस Q2, और लिया कितना है Q1। सो हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी जो है बेटा इट इज Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अब यहां रेशो देख लो, 1 माइनस Q2 बाय Q1। दिस इज बेटा द एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन। क्लियर छा? समझ गए कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसी के साथ बेटा हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स कंप्लीट होता है। आई विश यू लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।